क्या चुटकियों में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं? आज होंगे। ठिकाने लगा देंगे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो टेंशन देते हैं, परेशान करते हैं। सर कहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई कॉन्सेप्ट छोड़ तो नहीं दोगे? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, पूरा कराऊंगा, अदरवाइज खुद आकर के चेक कर लो। मी सीए संदीप शर्मा वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सीरीज एंड फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 30 मिनट्स ओनली। सीए इंटर जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए, जिसके पहले लेक्चर से आज शुरुआत हो रही है। AS1 से लेकर AS10 तक हम कवर करके चलेंगे। अगर आपको लगे जेन्युइनली हमने एफर्ट्स किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें ना, अपने नीडी दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स का, मुझे पूरा यकीन है आप इसको पूरा करा देंगे। एक एक वर्ड प्यारे बच्चों मैंने खुद लिखा है, इसके अंदर पूरी मेहनत की गई है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना फ्री डाउट्स के लिए। चलिए जी, इसके बाद बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ माइक्रो सेकेंड। AS1 सबसे पहले आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है। नाम है इसका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस मेथड इज कॉल्ड पॉलिसी। कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे? जिसमें 4 क्वालिटीज होंगी। प्रूडेंस को फॉलो करती हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करती हो, मेटेरियलिटी को फॉलो करती हो, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कराती हो, उस पॉलिसी को सेलेक्ट कर लेंगे। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। अगर ये फॉलोड है कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। अगर इनमें से फॉलोड नहीं किया गया है किसी को या सभी को, सेपरेट डिस्क्लोजर अलग से बताना पड़ेगा कि ये फॉलोड नहीं है। अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है और वो चेंज मटेरियल है और अमाउंट भी पता है कि उसकी वजह से कितना मेटल इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो अमाउंट डिस्क्लोज करना है आपको। अमाउंट नहीं पता तो आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि यार चेंज हुआ है, मटेरियल है पर अमाउंट नहीं पता। चेंज इमटेरियल है तो इग्नोर करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर अभी इमटेरियल है, फ्यूचर ईयर्स में मेटल हो जाएगा तो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देना। और AS1 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एंटिटीज। इसके बाद AS नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर की कोई इन्वेंट्री नहीं होती, ट्रेडर के पास केवल फिनिश गुड्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर के पास 3 प्रकार की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। बात करें मैन्युफैक्चरर के रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, तो ये डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में यूज होने वाला है। अगर उस फिनिश गुड्स को इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट लॉस पे बेचने का अनुमान है तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होगी रिप्लेसमेंट प्राइस पर, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस पर। और मैन्युफैक्चरर के वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और ट्रेडर के फिनिश गुड्स को वैल्यू करने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर लेना है आइटम बाय आइटम बेसिस। एक से ज्यादा इन्वेंट्री है तो सभी की कॉस्ट का टोटल, सभी की एनआरवी का टोटल, फिर लोअर। ऐसे नहीं करना, 1 बाय 1 सबकी कॉस्ट और एनआरवी का लोअर लेकर के फिर टोटल करना है। कॉस्ट कैसे मिलती है? बेसिक परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, फ्रेट, पैकिंग वगैरह। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आता है? एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से फर्दर कॉस्ट और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, कॉस्ट भी आ गई, एनआरवी भी आ गई, लोअर ले लो। कई बार एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि बताओ इन्वेंट्री की कॉस्ट में किन चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता। ये 4 चीजें हैं ASSI 80। A for abnormal loss, S for storage cost, S for selling and distribution cost, I for interest and borrowing cost. कभी कभी स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में आ जाती है, कब? व्हेन पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कभी कभी इंटरेस्ट को भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ले लेते हैं, कब? व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लॉन्गर, जब बहुत समय लगता है इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जांपल वाइन्स, अल्कोहल, शराब। इसके बाद AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट मेथड पूरा कर लेते हैं फटाफट से। 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेस। और IDR, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। परचेज पे ब्रैकेट लगा देना क्योंकि वो नेगेटिव आइटम है, वहां से एक आउटफ्लो होगा कैश का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 5 जगह से उधार लेते हैं और सूद समेत उन्हें लौटा देते हैं। कौन सी 5 जगहों से? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का इशू है क्वेश्चन के अंदर। इशू मतलब उधार लेना, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और इन 5 की रीपेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगी सूद समेत। रीपेमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रीपेमेंट को रिडेम्पशन वर्ड का नाम देते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया हुआ उधार वापस लौटाना बायबैक कहलाता है। रीपेमेंट है इसलिए इन सब पे ब्रैकेट आ जाएगा। और मैंने कहा साथ में सूद भी चुकाना है, तो सूद क्या होगा? इंटरेस्ट और डिविडेंड। डिविडेंड 2 प्रकार का, इंटरिम और फाइनल। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट दोगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दोगे। आखिरी ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड करेंगे DGP का दिल,
मैं बता देता हूं, आप लोग लिख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डी फॉर डेप्रिसिएशन, जी फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेस करेंगे ड्रिप, DRIP ड्रिप, डी फॉर डिविडेंड इनकम, आर फॉर रेंटल इनकम, आई फॉर इंटरेस्ट इनकम, पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दो DGP का दिल और लेस कर दो ड्रिप, आप पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद तो काम आसान है, ऐड करना है क्या, करंट एसेट्स का डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज, और इनके उल्टे को लेस कर दो, रिवर्स को लेस कर दो, और फाइनली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाओगे। एक चीज और माइनस कर दो, इनकम टैक्स पेड, काम खत्म। सबसे ऊपर ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, उसके बाद आपका आंसर खत्म। AS4 नेम कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बच्चों 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 31 मार्च को बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन उन्हें साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ समय के बाद। इसीलिए 31 मार्च यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट और साइनिंग डेट पे बीच में होने वाले इवेंट्स पर लग जाता है AS4। ये इवेंट्स, ये घटनाएं जो 31 मार्च से लेकर साइनिंग डेट के बीच में घटती हैं, ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जो 31 मार्च और साइनिंग डेट के बीच में घटते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड कंडीशंस 31 मार्च या उससे पहले ही पैदा हो गई थी, उन्हें एडजस्ट करके चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और ऐसे इवेंट्स जो 31 मार्च से लेकर साइनिंग डेट के बीच में घटते हैं, जिनके हालात 31 मार्च के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करते हैं बोर्ड की रिपोर्ट में। और AS4 सभी संस्थाओं पर एप्लीकेबल होता है, केवल उन कंपनियों को छोड़ दें जो कंपनियां इंड AS फॉलो करती हैं। प्यारे बच्चों, ऊपर आई बटन का ध्यान रखो। अगर आपको बड़े से बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेगुलर बैच वाला पढ़ना है, पूरी प्लेलिस्ट ऊपर अवेलेबल है, फुल स्टडी मटेरियल के साथ, पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1-1 मिनट में करने हैं, ऊपर आई बटन में चले जाओ। अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो, बड़े बड़े क्वेश्चंस को 8 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं पेपर के अंदर, ऊपर चले जाओ। पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच, स्टडी स्ट्रेटेजी है आखिरी 20 दिन की, ऊपर आई बटन में चले जाओ। इस PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। जरूर ध्यान रखिएगा इन चीजों का प्यारे बच्चों। नेक्स्ट AS5 नेम नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 चीजों के बारे में बात करता है, ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में बात करता है। अगर किसी अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज हुआ है तो सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। एग्जांपल, प्रोविजन 2% से बढ़ा के 5% हो गया। अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है तो डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो AS1 ने सिखा दिया। AS5 ये सिखाता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कब कर सकते हो। AS1 में सिखाता है चेंज हुआ तो क्या होगा, चेंज मेटेरियल होगा, अमाउंट पता होगा, नहीं पता होगा, इमैटेरियल होगा, वो सब बताता था AS1। AS5 कहता है कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, जब किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया हो, या किसी स्टैट्यूट ने कह दिया हो, या आपको लग रहा है बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है तब। अकाउंटिंग एरर एंड ओमिशन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर विच आर डिटेक्टेड इन करंट ईयर, इनको कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम। मतलब पिछले सालों की अकाउंटिंग मिस्टेक्स जिनको करंट ईयर में ठीक किया जाता है, जिनका करंट ईयर में पता चलता है कि अरे ये गलती कर रखी थी, उन्हें कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम। उन्हें भी नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, या एक और ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एंड दैट डू नॉट अकर फ्रीक्वेंटली, ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है और बार बार होती भी नहीं है। एग्जांपल, अर्थक्वेक लॉस, सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। ऑर्डिनरी में 2 है, नॉर्मल और एक्सेप्शनल। नॉर्मल रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज जो रोज होती हैं, रेंट पेड, गुड्स सोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सैलरी पेड वगैरह वगैरह, नो सेपरेट डिस्क्लोजर। नॉर्मल बातें कोई अलग से डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, पर अगर इन्हीं नॉर्मल ऑर्डिनरी आइटम्स का साइज और नेचर बड़ा हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ये बन जाएंगी एक्सेप्शनल, इनको डिस्क्लोज करेंगे फिर सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में। एग्जांपल, सैलरी की पेमेंट एक नॉर्मल आइटम है, हर महीने होती है, पर अगर आपने किसी महीने में सैलरी ज्यादा पे करी है, रिट्रोस्पेक्टिवली पे करी है, तो ये एक्सेप्शनल बन जाएगा, इसका साइज और नेचर बड़ा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए फिर आप इसे सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेट बनाने का या आर्किटेक्ट का उस एसेट का नक्शा बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट, या प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, या एसेट तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट, या इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट। AS7 में आता है, AS7 के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करी जाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट AS7 के हिसाब से निकाला जाता है। कब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानकर ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं, जब 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं। सभी कामों के लिए सिंगल प्राइस बताया गया, सभी काम साथ साथ चलेंगे और एक सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो हर काम का प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा, सेगमेंटिंग करके चलेंगे। 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं AS7 में, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जहां ठेकेदार कह देता है भैया इकट्ठा इतना पैसा लगेगा लमसम। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जहां ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जितनी मेरी लागत लगेगी उसमें इतने % या इतने पैसा और मिला करके मुझे
दे देना मेरे काम के बदले में। हाउ टू फाइंड प्रॉफिट ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पर एनम हर साल? सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं जो कॉस्ट लगी है उस साल में। अगर आपको किसी ईयर का प्रॉफिट निकालना है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर ES 7 के हिसाब से, तो फॉर्मूला है उस ईयर का रेवेन्यू माइनस उस ईयर में जितनी लागत लग गई। और उस ईयर का रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय उस ईयर में जितने % काम आपने कंप्लीट कर दिया। मान लीजिए आपको 5 बिल्डिंग बनाने का 5 लाख मिलने वाला है और करंट ईयर में आपने 2 फ्लोर बना दिए हैं, 2 बिल्डिंगें बना दी हैं, तो 2 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो, उतना काम कंप्लीट हो चुका है। और कितना काम कंप्लीट हो चुका है इसे निकालने के लिए 3 मेथड है। अगर क्वेश्चन ये भी गायब कर दे कितने % काम कंप्लीट हो चुका है, तो 3 मेथड, फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड खुद देख लो, सर्वेयर मेथड किसी सर्वेयर से निकलवा लो, या जितनी लागत अभी तक लग चुकी है उस हिसाब से देख लो इतने % काम कंप्लीट हो गया। मान लो 5 बिल्डिंग बनाने में 50 लाख का खर्चा आना है, अभी तक 30 लाख का खर्चा लग चुका है, तो समझ लो 3 बिल्डिंगें कंप्लीट हो चुकी हैं। कॉस्ट इनकर्ड मेथड मतलब 30% काम कंप्लीट हो गया है। 3/5 × 100 उतने % रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। लेकिन उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने से पहले 2 शर्तें पूरी होना जरूरी है। काम कंप्लीट हो जाएगा इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा है, बीच में रुकेगा नहीं, और बायर से कॉन्ट्रैक्टी से पैसा भी मिल जाएगा इस बात के चांसेस भी 50% से ज्यादा है। अगर पहली शर्त टूटती है, काम कंप्लीट होने के चांसेस 50% से कम है, तो फिर उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करो जितनी ठेकेदार की लागत लग चुकी है और उसमें से भी जो रिकवर हो जाएगा वो। और अगर दूसरी शर्त टूटती है, पैसा मिलने के चांसेस 50% से कम हो जाते हैं, तो फिर आप रेवेन्यू को पोस्टपोन कर दो, रिकॉर्ड मत करो। पहले जब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था तब दोनों शर्तें पूरी थी, लेकिन हो सकता है बाद में कोई शर्त टूट गई हो, तो फिर आप प्रोविजन बनाओगे। और अगर आपने करंट ईयर में ही भविष्य के लिए कोई खर्चा कर दिया है, कॉस्ट फॉर फ्यूचर, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। और एस्केलेशन क्लॉज और इंसेंटिव्स रेवेन्यू में ही आते हैं AS 7 के हिसाब से। नेक्स्ट इज AS 9 जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS 9 5 चीजों के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना सिखाता है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। इन 5 चीजों से आने वाले रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये AS 9 सिखाता है। रेवेन्यू होता क्या है? इन 5 चीजों से मिलने वाला पैसा, रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, या फिर पैसे के बराबर की कोई वस्तु, गुड्स बेच करके आने वाला कैश, या उधार सेल करिए तो डेटर्स, या कैश के बदले कोई वस्तु दे दे सामने वाला व्यक्ति, अदर कंसिडरेशन, उसे कहेंगे रेवेन्यू। इन 5 चीजों से आने वाला रेवेन्यू AS 9 सिखाता है कैसे रिकॉर्ड होगा। अगली बात, रेवेन्यू में क्या नहीं आएगा AS 9 के हिसाब से? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और फॉरेन एक्सचेंज से होने वाला रियलाइज्ड गेन हो या अनरियलाइज्ड गेन हो, वो AS 9 में रेवेन्यू में नहीं आएगा, उन पे AS 9 नहीं लगेगा। और करंट एसेट से आने वाला अनरियलाइज्ड गेन AS 9 के हिसाब से रेवेन्यू की परिभाषा में नहीं आएगा, उस पे AS 9 नहीं लगेगा, करंट एसेट के रियलाइज्ड गेन पे लग जाएगा। साथ ही साथ AS 9 AS 7, 12, 19 और इंश्योरेंस कंपनीज के रेवेन्यू पर भी नहीं लगता, यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू पे, गवर्नमेंट ग्रांट के रेवेन्यू पे, लीजेस के रेवेन्यू पे और इंश्योरेंस कंपनीज के रेवेन्यू पर भी AS 9 नहीं लगेगा। अगर आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो उस एजेंट के लिए रेवेन्यू क्या होगा? अगर आप अपने गुड्स एजेंट को भेजते हो, एजेंट आगे सेल करता है और उसे आप कमीशन देते हो, तो एजेंट के लिए रेवेन्यू कितना होगा? जो माल बेच करके पैसा है, जो उसका कमीशन है, जो उसका कमीशन है वही उसका रेवेन्यू होगा। कौन सी कंडीशंस पूरी हो जानी चाहिए इससे पहले कि आप AS 9 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड करो? ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी हो, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हो, कंट्रोल कोई ना हो सेलर का, और पैसा मिल जाएगा इस बात की अनसर्टेनिटी ना हो, पूरे चांसेस हो। रेवेन्यू जो सर्विस का है उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रोपोर्शनेट या कंप्लीशन 2 मेथड है। इंटरेस्ट का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे? टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर, रॉयल्टी का एक्रूअल बेसिस पर, डिविडेंड का जिस दिन डिविडेंड पाने का अधिकार आ जाता है उस दिन रिकॉर्ड करोगे, यानी जिस दिन कंपनी डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड उस दिन। जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे तब सारी शर्तें पूरी थी, लेकिन बाद में अनसर्टेनिटी आई तो क्या करोगे? प्रोविजन बनाओगे। लेकिन अगर इनमें से कोई शर्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले ही टूट गई तो रेवेन्यू को क्या कर दोगे? पोस्टपोन कर दोगे, बाद में रिकॉर्ड करोगे जब चारों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब। AS 9 के हिसाब से क्या डिस्क्लोज करके चलना होता है? सर्कमस्टांसेस इन विच रेवेन्यू पोस्टपोन्ड, किन हालातों में रेवेन्यू को पोस्टपोन किया गया उन हालातों को डिस्क्लोज करके चलना होता है प्यारे बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट रेवेन्यू में आता है? नो। कैश डिस्काउंट रेवेन्यू में आता है? यस। आखिरी पॉइंट AS 9 के, अगर डिलीवरी बायर की रिक्वेस्ट पर डिले हुई है तो रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करोगे जब बिल बना है। बायर ने कहा है मैं थोड़े समय बाद सामान उठा लूंगा, अभी डिलीवरी मत दो, वो जाने उसका काम जाने, उसकी गलती है, तुम रेवेन्यू को लेट मत करो, रिकॉर्ड कर दो बिल बनते ही। कंसाइनमेंट सेल अगर हुई है तो जब एजेंट थर्ड पार्टी को गुड सेल कर देगा तब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। और सेल एंड रीपर्चेज, बेचते ही तुरंत आपने खरीद लिया, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड मत करो, ये प्लानिंग है। बोरोविंग रिकॉर्ड होगी, सेलर की बुक्स में लोन रिकॉर्ड होगा। आखिरी AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट। क्या होता है एक पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? कोई भी वो आइटम जो 3 शर्तें पूरा करे, वो टेंजिबल हो, प्लस उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो, प्लस उसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो। AS10 किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होगा? वेस्टिंग एसेट्स, माइंस वगैरह पर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर और एनिमल्स लाइफ स्टॉक पर। बीआरएल प्लांट पर AS10 एप्लीकेबल हो जाएगा। पीपीई 2 प्रकार की हो सकती है, परचेस्ड या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। आपने खरीदी है या प्यारे बच्चों खुद कंस्ट्रक्ट करी है। याद रखना, बेल आइकन दबा लो अगर आप चाहते हो मैं इस प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बनाऊं, अगली सीरीज लेकर के आऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे प्यारे बच्चों कि मैं अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से बनाऊं अगली वीडियो के अंदर। अपने दोस्तों पर भी शेयर करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो और हिट बेल आइकन। क्यों? मैं चाहता हूं अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले प्यारे बच्चों। इनिशियली उसे रिकॉर्ड करके चलेंगे कॉस्ट प्राइस पर, चाहे परचेज्ड पीपीई हो चाहे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई हो। और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन बैलेंस शीट डेट पर पीपीई को रिकॉर्ड करने के लिए 2 मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल वही है जो 11th में पढ़ते थे। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो वैल्यू बची उस पे बैलेंस शीट में पीपीई को रिकॉर्ड कर दो। हाँ, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त 3 बात का ध्यान रखना, रेडी टू यूज की डेट से लगेगा डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट बेसिस पे लगेगा, और अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया है, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे आ गए हो, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बनेगा, उस पे लगेगा AS5। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? अपने पीपीई की कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लेकर आओ, हर बैलेंस शीट डेट पर मार्केट प्राइस से कंपेयर करो, तो तब हो सकता है मार्केट प्राइस ज्यादा हो तो पीपी की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो तो पीपी की वैल्यू घट जाती है। अब मान लीजिए आपने पहली बार रिवैल्यूएशन किया और वैल्यू बढ़ गई, तो एंट्री पीपीई टू आरआर यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपने दोबारा रिवैल्यूएशन किया, वैल्यू फिर से बढ़ गई, फिर से वही एंट्री पीपीई टू आरआर। पर मान लीजिए पहली बार रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ गई थी, दोबारा रिवैल्यूएशन में वैल्यू घट रही है, तो आरआर अकाउंट डेबिट टू पीपीई, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, और जितनी बड़ी नहीं थी उससे ज्यादा घट गई है तो एक्स्ट्रा अमाउंट पी&एल में डेबिट हो जाएगा। अब दूसरे केस पर आते हैं। मान लीजिए पहली ही बार रिवैल्यूएशन में वैल्यू घट गई तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू पीपीई। अगली बार रिवैल्यूएशन किया, फिर से वैल्यू घट गई, सेम एंट्री पी&एल अकाउंट डेबिट टू पीपीई। पर मान लीजिए पहली बार जब रिवैल्यूएशन किया था तब वैल्यू घट गई थी, इसलिए एंट्री करी थी पी&एल टू पीपीई। अगली बार वैल्यू बढ़ गई है तो एंट्री करोगे पीपीई टू पी&एल, रिवर्स कर दोगे, और वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है जितनी घटी भी नहीं थी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाएगा टू आरआर यानी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। प्यारे बच्चों, दिस इज इट। पूरे के पूरे 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म है। कमेंट करके मुझे बताओ अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से बनाऊं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे इसी प्रकार से, कुछ भी नहीं छूटा, पूरा अपना स्टडी मटेरियल जाकर के पढ़ लेना, कोई एक भी पॉइंट नहीं रह गया है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से पूरी सीरीज कवर अप करेंगे। इस वीडियो से अगर हमें 100 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो पक्का मैं आगे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लेकर के आऊंगा। कमेंट करके मुझे बताओ अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से बनाऊं। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।